आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक युद्ध भाग 1। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम बात कर रहे हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की, जो 1744 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच हुए। इन युद्धों को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो 3 युद्ध हुए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच। ये जो युद्ध है अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए, तो सबसे पहले हम अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के प्रमुख केंद्रों की बात करेंगे। यहाँ पर फ्रांसीसियों के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे पौंडीचेरी, मसूलीपट्टनम, कारिकाल, माही, सूरत और चंद्रनगर। पौंडीचेरी की हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेज़ों के जो प्रमुख केंद्र थे वो थे मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। यहाँ पर हम पूर्व में बात कर चुके हैं कि बम्बई अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मिला था, यानी पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह अंग्रेज शासक के साथ होने पर पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को बम्बई जो है वो दे दिया था। यहाँ पर हम क्योंकि कर्नाटक युद्ध की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक का राज्य हैदराबाद के अधीन था, लेकिन वहाँ का नवाब अब जो है स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा था। तो यहाँ की जो स्थितियाँ, संपूर्ण स्थितियों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इसके बारे में डॉक्टर दीनानाथ वर्मा कहते हैं कि संपूर्ण दक्षिण भारत असंख्य छोटे छोटे राज्यों में बँट गया था, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अंग्रेज़ और फ्रांसीसी इस अवसर से लाभ उठाने की योजना बनाने लगे। फ्रांसीसियों का महत्वाकांक्षी नेता डुप्ले अपनी पूरी शक्ति के साथ खुले मैदान में आधमका और भारत में प्रभुता स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों में संघर्ष शुरू हो गया। तो यहाँ की अगर हम स्थिति देखें तो भारत की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, जिसकी हम पूर्व के अध्याय में चर्चा कर चुके हैं, और इससे पूर्व के अध्याय में हमने बात की यूरोपीय शक्तियों के आगमन की। तो यूरोपीय शक्तियों के आगमन में हम 4 प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की बात कर चुके हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, जिसमें से इस समय तक आते आते पुर्तगालियों और डचों की शक्ति भारत से समाप्त प्राय हो चुकी थी। अब भारत में 2 यूरोपीय शक्तियाँ शेष रह गई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ऐसे में अपने व्यापारिक प्रभुता और व्यापारिक वर्चस्व को, राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थितियाँ अनिवार्य थी। भारत के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी वो बहुत इस समय तक बहुत खोखली हो चुकी थी। मुग़ल साम्राज्य का पतन हो चुका था, भारत में एक राजनीतिक शून्यता आ गई थी, और ऐसी परिस्थिति में अनेक प्रांतीय शक्तियाँ अपना सिर उठाने लगी थी। इन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के लिए एक अवसर था कि वे भारत की न केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को स्थापित करें, बल्कि भारत की राजनीति में दखल देकर अपने आप को सर्वेसर्वा बना सकें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की, और पहला 3 युद्ध हुए प्रमुख रूप से, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1744 से लेकर 1748 के बीच में हुआ। इसके कारणों की हम चर्चा करते हैं। तो पहला कारण है दोनों ही यूरोप के शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राष्ट्र, यानी ब्रिटेन और फ्रांस, दोनों ही यूरोप के शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राष्ट्र थे, और उनकी महत्वाकांक्षा इस बात में दिखाई देती है कि वे यूरोप से चलकर वो यहाँ पर आए। उन्होंने अपनी व्यापारिक बस्तियों की यहाँ पर स्थापना की, अपनी व्यापारिक एक्टिविटीज़ की उन्होंने स्थापना की, और धीरे धीरे अपने आप को अपने व्यापारिक क्षेत्र में उन्होंने अपना वजूद और अपना दबदबा कायम करने का प्रयास किया। दूसरा जो पॉइंट है वही व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, कि दोनों ही में यूरोप से लेकर, जब से यूरोप में वाणिज्यवाद आया, वहीं से अधिक धन कमाने और व्यापार करने की लालसा उनको भारत की ओर प्रवृत्त किया, और यहाँ पर भी आकर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा दोनों की शुरू हुई। व्यापारिक प्रभुत्व और अपना व्यापारिक वर्चस्व स्थापित करने की जो दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी, उसके चलते दोनों के बीच में संघर्ष की स्थितियाँ पैदा हुई। तीसरा जो पॉइंट है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, भारत की राजनीतिक स्थिति। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल साम्राज्य का पतन हो चुका था। उसके उत्तराधिकारी जो है मुग़ल साम्राज्य को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं रख पाए। ऐसी परिस्थिति में अनेक प्रांतीय शक्तियाँ अपना सर उठाने लगी थी,
और उन प्रांतीय शक्तियों में बहुत सारे राज्य थे और अपने आप में बहुत सारी शक्तियाँ होने के बावजूद भी जो सबसे बड़ी कमजोरी भारत की थी कि इन सभी शक्तियों में आपस में एकजुटता का अभाव था। ये सभी शक्तियाँ आपस में संघर्षरत थी और आपस में इनके संघर्ष की स्थिति के कारण जो है भारत की स्थिति जो है वो दोनों ही जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उनके लिए अनुकूल थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1740 का ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। 1740 में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर दोनों शक्तियां संघर्षरत हो गई और जहां जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वहां पर भी वे लोग संघर्षरत हो गए और ऐसी परिस्थिति में भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध में उलझ पड़े। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की महत्वाकांक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि डुप्ले एक महत्वाकांक्षी गवर्नर था और उसकी महत्वाकांक्षा के चलते ये जो युद्ध था ये युद्ध का एक कारण जो है वो डुप्ले स्वयं था कि डुप्ले एक महत्वाकांक्षी गवर्नर था और उसकी महत्वाकांक्षा का परिणाम भी हमें कर्नाटक युद्ध के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर कर्नाटक युद्ध की स्थितियाँ पैदा होती है और ऐसी परिस्थिति में दोनों ही अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इस हेतु डुप्ले जो है वो मॉरिशस के गवर्नर जो मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर था ला बोर्देनो उसको सहायता के लिए बुलाता है और वो अपना जहाजी बेड़ा लेकर उसकी सहायता के लिए आता है। दोनों मिलकर जो है वो मद्रास को घेर लेते हैं, मद्रास जो कि अंग्रेज़ों का केंद्र था और बोर्देनो जो है इंग्लैंड की जो जल सेना है उसको पराजित भी कर देता है और अंग्रेज जो है उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच में जो डुप्ले और ला बोर्देनो है इन दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और दोनों के आपस में कुछ व्यूज़ जो है वो टकरा जाते हैं। इस कारण से दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं होते। लेकिन इसी बीच जो है 1748 में यूरोप में जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष है वो समाप्त हो जाता है एक्स-ला-शैपल की संधि के साथ में और जैसे ही वहाँ पर युद्ध समाप्त होता है भारत और अन्य स्थानों पर जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों में संघर्ष हो रहा था उसको भी समाप्त करने के निर्देश दिए जाते हैं और ये आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। यहाँ पर यह युद्ध समाप्त हो गया लेकिन यह युद्ध क्योंकि कर्नाटक की भूमि पर लड़ा गया तो यहाँ इस युद्ध का यहाँ की जो भूमि है युद्ध भूमि उस पर या कर्नाटक का जो राजनीति उस पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। कर्नाटक हैदराबाद का ही एक अंग था किंतु निज़ामुल मुल्क जो है उसकी वृद्धावस्था में जब वो अपने मराठों के दमन में व्यस्त था। इस कारण से 1740-41 में मराठों ने कर्नाटक को लूट लिया और वहाँ के नवाब दोस्त अली को मौत के घाट उतार दिया। उसके जो दामाद थे चांदा साहब उसको बंदी बना लिया। इस पर निज़ाम ने कर्नाटक की राजनीति में हस्तक्षेप किया और अनवरुद्दीन को नवाब बना दिया। यहाँ पर जो अनवरुद्दीन है वो भी अब कर्नाटक का नवाब बन गया और वो इन दोनों शक्तियों को विदेशी ताकतों को युद्ध करते हुए मूक दर्शक बनकर नहीं देख सका। ऐसी परिस्थिति में उसने फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों को फिर से मद्रास लौटाने को कहा किंतु डुप्ले के मना करने पर अनवरुद्दीन ने अपने पुत्र महफूज खां को फ्रांसीसियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के लिए भेजा किंतु नौसेना के अभाव में वह पराजित हुआ और एक प्रकार से ये जो लड़ाई है इसे सेंट थॉम या अडियार के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भारत की जो सेनाएं हैं उनकी निर्बलता, खोखलापन, नौसेना का अभाव और ये सब चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दी और इस प्रकार से यह युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। हालांकि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही बराबर रहे, कोई बहुत विशेष लेकिन फिर भी इस युद्ध ने दोनों शक्तियों को आगे युद्ध के लिए प्रेरित किया और बाह्य दृष्टि से यह युद्ध महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इसमें हार जीत का कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं हुआ और न ही अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ। लेकिन इससे उन्हें भारतीय जो नरेश है उनकी सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई और यह सिद्ध हो गया कि यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित छोटी सेनाएं भी भारतीय नरेशों की बड़ी सेनाओं को पराजित कर सकती है और इस प्रकार से दोनों ही अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों दोनों की ही भारत में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की उत्सुकता और भी अधिक बढ़ गई। ऐसे में डॉडविल कहते हैं
कि अधीनस्थ प्रजा की स्थिति से उछलकर ये प्राय नरेशों की क्षमता की स्थिति में पहुंच गए। यानी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की स्थिति अब बहुत मजबूत हो गई, जैसी दूसरे नरेशों की थी उस स्थिति में आ गए, और अब उनकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई और भारत की राजनीतिक स्थिति में दखल देने पर इस प्रकार से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। लेकिन आगे की कर्नाटक युद्धों का मार्ग प्रशस्त हो चुका था और अगले 2 युद्ध जो है वो हम अगले चैप्टर के अंदर करेंगे। धन्यवाद।